नाज़रीन, 2 साल की मुसलसल बमबारी इसराइल को एक हेजेमोनिक पावर जो है वो नहीं स्टैब्लिश कर सकी है, लेकिन इसराइल इस सब के बावजूद अभी भी वही रास्ता जो है इख्तियार कर रहा है, यानी बॉम्बिंग का रास्ता। और इसलिए ये बुरे तरीके से डिफीट किया जाएगा और ये बुरे तरीके से जब फेल होगा और दे विल रिग्रेट देयर डिसीजंस। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको बमबारी की जुबान आती है और अब ये तमाम हदें जो है वो ये जुबान क्रॉस कर चुकी है, तो दुनिया में रियलिटीज जो है वो तेजी के साथ बदल रही हैं। अभी आप देखिए इस वक्त भी बॉम्बिंग गजा में हो रही है, इसराइल की वायलेशंस हो रही हैं और अब देखिए कि 2 साल में उनको खुली छूट दी दुनिया ने, रीजन ने, दुनिया ने कि जो मर्जी उसने करना है कर ले। इसके बावजूद उसके डिक्लेयर्ड गोल्स पूरे नहीं हुए और अब सीज फायर हुआ है और सीज फायर के बावजूद वो वही अपनी करतूतें कर रहे हैं। दैट मींस कि ये सीज फायर भी उनकी मर्जी का नहीं हुआ है, इसलिए अब वो इसकी जो टर्म्स हैं उसको अपने मुताबिक एक्सप्लॉइट करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि इसराइल बुरे तरीके से इसमें जो फेल हो चुका है और अब इस तरह का एग्रेशन करके, लेकिन सीज फायर हो गया है, फिलिस्तीनी अपने मलबे का ढेर बने घरों की तरफ लौट रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कौन सी जंग है? यानी एक सीज फायर हुआ है ना, तो इसराइल ने भी उस पर साइन किया है, तो अब घरों को लौटते हुए फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? और जिस एड का तय किया गया है वो एड अंदर क्यों नहीं जाने दी जा रही? हालांकि इस एड को तो मुआहदे का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने ये मुआहदे का हिस्सा बनाया, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो। तो क्या इसराइल ये क्यों कर रहा है? तो जाहिर है कि वो उस डिफीट को छुपाने के लिए ये अग्रेशन जो है वो इस वक्त करता चला जा रहा है। तो इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया है नाज़रीन, जो एक मुकम्मल इसराइल की सपोर्टर है और अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा प्रो इसराइल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमेशा वो इसराइल के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन इस वक्त बदलती रियलिटीज के साथ और जो अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर अब ट्रंप इंतजामिया के ऊपर नजर आ रहा है कि इसको वो मुकम्मल ग्रीन लाइट देना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक फुल स्केल अग्रेशन के लिए दोबारा से। और खलील अल हया का बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से गारंटीज मौसूल हुई हैं वाया रीजनल कंट्रीज कि दिस वॉर इज ओवर, दोबारा इसराइल को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें अमेरिका पर तो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमास दरअसल ये कहना चाह रही है कि रीजनल कंट्रीज ने ये गारंटीज दी हैं, गारंटीज अमेरिका की हैं लेकिन रीजनल कंट्रीज ने दी हैं कि दिस वॉर इज ओवर। तो लेकिन जो वायलेशंस हैं उसको फिर किस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, तो ये तमाम चीजें बताती है कि सूरत हाल इसराइल के हक में नहीं है और वो अग्रेशन पे अग्रेशन जो है वो करता चला जा रहा है और बुरे तरीके से उसके जो तमाम गोल्स हैं उसको अचीव करने में वो नाकाम हुआ है। और अगर यहां पर एक मुकम्मल सीज फायर हो जाता है तो ये बात फिर अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि नेतन्याहू बचने वाला नहीं है। एक तो उसकी कुर्सी भी जाएगी और दूसरा वो तख्ते पर होगा। और दूसरा यह है कि जो ही सीज फायर मुकम्मल होता है और इसराइल के अंदर से सवाल पूछे जाएंगे कि 2 साल में क्या अचीव किया और जो इकोनॉमिक और सोशल कोलैप्स हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक कोलैप्स हुआ है, और फिर दुनिया भी रिफ्लेक्ट करेगी कि क्या हुआ है। तो इसराइल बस चाहता है कि एग्रेशन जब जारी रहे, लेकिन कब तक? उधर लेबनान का बड़ा अहम तरीन स्टांस सामने आया है। लेबनान ने कहा है कि ये अमेरिका है जो जिसने सीज फायर इंप्लीमेंट नहीं किया, हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि अमेरिका है जिसने सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन नहीं की। अमीर कतर ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है। उन्होंने कहा है कि गजा में जो कुछ हुआ है इसे हम जेनोसाइड के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको हम वॉर नहीं कह सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड कहेंगे। तो बाकी रीजनल कंट्रीज को भी ऐसी ही पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। और अब बात चल रही है अकाउंटेबिलिटी की। देखें, जब मुकम्मल सीज फायर होगा तो अगला मरहला क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया अंदर जाए, वहां की रियलिटी सामने आई और अकाउंटेबिलिटी हो। तो जब जंग जारी होती है, जहरियत हो रही होती है, तो अकाउंटेबिलिटी डिस्कस नहीं हो रही होती, जंग मंदी डिस्कस हो रही होती है। तो जो ही अब अकाउंटेबिलिटी डिस्कस होना शुरू हुई है तो इसराइल फिर वो वहां पर हमले उसने शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीज फायर को के अंदर इसराइल को अपनी मौत नजर आ रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये करता चला जा रहा है, लेकिन इस सब के देखें 2 साल फुल स्केल अग्रेशन के बावजूद जब उन्होंने कुछ हासिल नहीं हुआ तो यहां से वो क्या निकाल लेंगे? तो ये बहुत ही एक जालिम एंटिटी है जिसे बहरहाल अपने इख्तिताम को जाना है। और सीरिया में सिचुएशन काफी अजीब हो गई है। जब से अल शरा ने मॉस्को का दौरा किया है और प्यूटन के साथ ये बात तय की है कि उनकी बेसिस वहां पर रहेंगी, तो अमेरिका ने मजीद फौजें और इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक जो है वो सीरिया की बेसिस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। और वेनेजुएला से खबर यह है कि ट्रंप की जानिब से मार्को रूबियो को फ्री हैंड दिया गया है कि वो जो जिस तरह की भी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं वेनेजुएला के खिलाफ और बाकी साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका रीजन के अंदर, वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात तय है कि अब प्रेसिडेंट मडोरो जो हैं वो नहीं रह सकते, ठीक है, उनको हर सूरत में जाना ही जाना है। ये अमेरिका का मैसेज है। तो आगे से वेनेजुएला जब वो भरपूर तैयारी कर रहा है, वेनेजुएला के सदर प्रेसिडेंट मडोरो ने यह भी कहा है कि उनको जान से मारने की भी धमकियां हैं। तो ये बड़ा ही एक बहुत खौफनाक महाज है वो वहां पर खुल रहा है। तो उसमें कई मुल्कों की जो तकदीर है उसका फैसला होना है। लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट मडोरो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको हर सूरत में जाना ही जाना है। वो डिप्लोमेटिक प्रेशर के नतीजे में जाएं, वो वार्निंग के नतीजे में जाएं, वो मिलिट्री अटैक के नतीजे में जाएं। और आगे से ज़ाहिर है कि उनकी नजर ऑयल और रिसोर्सेज के ऊपर है अमेरिका की। तो मुकम्मल तैयारी और फौज पूरी तरह से सदर मडोरो के साथ खड़ी है। तो ये वेनेजुएला की जंग और लैटिन अमेरिका की जंग ये इस बात का भी सबूत है कि जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं, जिसमें ईरान है, बाकी हैं, उनके खिलाफ भी अमेरिका मजीद जंगें करने जा रहा है। तो जरूरी है कि वो अपनी ताकत बढ़ाएं।
कोई सिक्योरिटी गारंटी, कोई मुज़ाकरात उनको बचा नहीं सकते सिवाय ताकत। तो ईरान में भी ये डिबेट है कि हमें न्यूक्लियर की तरफ जो है वो जाना होगा। जैसा कि अली शमखानी जो कि सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं और बड़ी अहम शख्सियत है, उन्होंने कहा कि अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर बनता हूं तो मेरी पॉलिसी ये होगी कि हमें न्यूक्लियर बनाना चाहिए। तो ये ईरान के अंदर भी डिबेट जारी है। गजा में जो इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अल जजीरा को देखिए कि मोर पैलेस्टीनियंस किल्ड इन गाजा एज यूएस ऑफिशियल्स विजिट इजराइल फॉर टॉक्स। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ चूंकि इजराइल में है कल से, और आज जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं, लेकिन गजा में इजराइल ने मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। फिर कुछ फलस्तीनी जो हैं वो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गए तो उनके ऊपर अटैक किया और फिर उनमें से कुछ को जो वो गिरफ्तार किया। इजरायली फोर्सेस अरेस्ट फिशरमैन आफ्टर ओपनिंग फायर, पहले उन पर गोलियां चलाई फिर उनको जो वो गिरफ्तार किया। गजा के सालों के ऊपर मछलियां पकड़ रहे थे क्योंकि एड जो है उस तरह से नहीं आ रही। फिर अल जजीरा लिख रहा है कि वेपनाइजिंग एड इज इन नेतन्याहूज पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्योंकि जब जब कोई एग्रेशन होता है तो इजराइल का जो एक्सट्रीमिस्ट सेटलर तबका है वो नेतन्याहू को और ज्यादा शाबाश देता है। तो जाहिर है कि ये खुद सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, खुद सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है और जालिम तरीन शख्स है। तो ये यानी अब अंदाजा करें कि यानी एक सोसाइटी जो इस बात से खुश होती है एड बंद करने से, सिविलियंस को मारने से, ये दुनिया की कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। देखें वेस्टर्न गवर्नमेंट इजराइल के साथ खड़ी हैं तो वेस्टर्न लोग किसके साथ खड़े हैं? वो तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं ना। तो कोई भी सोसाइटी इस हद तक बेरहम नहीं हो सकती जितना इनकी सोसाइटी हो चुकी है। तो कोई भी सोसाइटी जब इस दर्जे के ऊपर पहुंच जाती है, इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अब इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं और बात क्या करते हैं कि फलस्तीनियों को डी रेडिकलाइज करना है, मिडिल ईस्ट को डी रेडिकलाइज करना है, और इनकी अपनी हालत देखें। आप जरा ये हेडलाइन देखिए, क्या क्या मजालिम फलस्तीनियों के साथ नहीं किए गए। इजराइल ने 135 फलस्तीनियों की बॉडीज जो है वो वापस की हैं और पता यह चला है कि वो म्यूटिलेटेड बॉडीज हैं, यानी वो गल सड़ चुकी हैं, किसी के आजाद जो है वो रिमूव हो चुके हैं। एक मुकम्मल बॉडी जो है वो मुकम्मल आज़ा के साथ नहीं है। ये 135 बॉडीज का उन्होंने ये हशर किया। तो ये इजराइल है जिसका चेहरा जो है वो वेस्टर्न लोगों के सामने बिल्कुल आश्कार हो चुका है। इसको गार्डियन लिख रहा है कि एटलीस्ट 135 म्यूटिलेटेड बॉडीज ऑफ पैलेस्टीनियन हैड बीन हेल्ड एट नोटोरियस इजरायली जेल। तो बड़ी ये पेनफुल सूरत हाल है। उधर गजा से वो बॉडीज निकाल रहे हैं जो पता नहीं कितने महीनों से मलबे तले दबी हैं, उधर से जो इजराइल के पास बॉडीज थी वो गली सड़ी जब वापस की जा रही है। तो इतनी खुली छूट इजराइल को दी गई है, ठीक है ना। और रीजन भी इसमें तमाशा देखता रहा है, वो कुछ कर नहीं सका या वो उसने कुछ करना नहीं चाहा, जो भी है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया फलस्तीनियों के लिए। और उसने कोई रेड लाइन सेट नहीं की कि स्टारवेशन हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, तो अगर इजराइल ने फौरी ना रुका तो हम ये करेंगे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और ये बस इजराइल को होने दिया। फिर वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेटलर्स हैं वो फलस्तीनियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बड़े खौफनाक वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं, खवातीन के ऊपर जाकर जिस तरह से वो अटैक्स कर रहे हैं। खासकर अभी ये ऑलिव की जो हार्वेस्टिंग है उसका सीजन चल रहा है, तो उनके खेतों में जाकर औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जब अटैक किए जा रहे हैं। द डेंजर ऑफ ऑलिव हार्वेस्ट सीजन इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। अक्टूबर जो है वो ऑलिव की हार्वेस्ट का सीजन होता है, बट इजरायली सेटलर अटैक्स हैव बीन इंक्रीजिंग स्कैरिंग पैलेस्टीनियन ऑफ देयर लैंड, कि वो अब डर रहे हैं अपने खेतों पर भी जाने से। इजराइल जो है वो फलस्तीनियों, जैसे गजा है ना भाई, गजा में उनकी सारी इकोनॉमी, उनके सारे कारोबार, उनकी जॉब्स, सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो तबाह कर दिया है कि वो एक ऐसी कौम बन जाए वो सिर्फ एड के ऊपर बैठे हुए हैं, बस एड आएगी, और एड इजराइल के हाथ में है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। तो वेस्ट बैंक में भी वो इसी तरह से उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी को, उनके काम को, कि वो बस वहां पर भी इस इतने ज्यादा कमजोर हो जाएं कि उनका अपना कोई जरिया माश ना हो। तो ये बड़ी बेरहमी है जो वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक जो है ना वो उतना ज्यादा आलमी खबरों में नहीं है, लेकिन एक मुसलसल और बड़ी भयानक जंग वेस्ट बैंक में जारी है। इजरायली मीडिया ने उसकी एक हेडलाइन देखी है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की, जो अपने आप में बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं, उनकी नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई। और क्या इन्फॉर्म किया है उन दोनों ने? उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ही कैन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मौजूदा सिनेरियो को समझने के लिए, कि ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ विदाउट जियोपार्डाइजिंग द सीज फायर। ये बड़ा ही अहम तरीन पहलू है और ये समझ में भी आता है कि ऐसा हो सकता है। यानी एक असम्पशन ये है कि अमेरिका इस वक्त फौरी फुल स्केल अग्रेशन अलाउ करने के लिए तैयार नहीं है, इसराइल के फुल स्केल हमलों की ग्रीन लाइट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसराइल को वो अबंडन भी तो नहीं कर सकता, इसराइल को वो मुकम्मल रुकावट भी तो नहीं डाल सकता, इसराइल को मुकम्मल शटअप कॉल भी तो नहीं दे सकता। लेकिन अब अमेरिका की अपनी रियलिटीज भी हैं, दुनिया के बाकी इश्यूज भी हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी हैं। तो क्या करना है? तो ये करना है कि हमले इसराइल करता रहे, वायलेशंस करता रहे, लेकिन मुकम्मल एक्सप्लोड ना करे सीज फायर को। ये अब इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, काफी ये अहम तरीन पहलू है। यानी इस बात की समझ आती है कि उनका कोई अमन से लेना देना तो नहीं है, उनका फलस्तीनियों के ऊपर कोई रहम तो नहीं है, वो किसी सोल्यूशन के अंदर तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी फलस्तीनी रियासत के अंदर तो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब फुल स्केल एग्रेशन अलाउ करना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या नेतन्याहू को ग्रीन लाइट है कि वो जो मर्जी फलस्तीनियों के साथ करता रहे, लेकिन उसको मुकम्मल एक्सप्लोड ना करे? तो ये इनकी खामख्याली है कि इजराइल जब वहां पर गजा में अटैक्स करता रहेगा और वहां हमास चुप करके बैठी रहेगी।
ابھی وہ کچھ دن دیکھ رہے ہیں, اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو آپ دیکھیں گے کہ حماس کل کو ان کے اوپر اٹیک کرے گا اور یہ سیز فائر پہ چل نہیں سکے گا. تو یہ صورتحال جو ہے نا سسٹینیبل نہیں ہے, اور امریکہ کا یہ رویہ جو ہے یہ ایک اور بڑی جنگ جو ہے وہ چھیڑ دے گا. یعنی آپ سیز فائر کو امپلیمنٹ کروائیں, جو وہاں پر زبان یہ دونوں بندے دیکھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں, اور کل یہ انٹرویو میں بڑا بتا رہے تھے کہ بڑی ڈسٹرکشن ہوئی ہے تو اب یہ الاؤ کر رہے ہیں, تو یہ چلے گا نہیں. بہرحال یہ ایک سائن ضرور ہے. دیکھیں امپائر جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کا غرور, ان کا تکبر, ان کی لمٹ لیس پاور, لامحدود پاور, وہ اس انداز میں آپریٹ کرتے ہیں. اگر وہ یہاں پر اپنے لیے کچھ باؤنڈریز سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر کچھ لمٹ آ گئی ہے کہ 2 سال میں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن اب ایک خاص لمٹ تک ہی رہنا ہے, تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اب وہ امپائر جو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اسرائیل جو سمجھتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو اب لمٹ میں آنا پڑ رہا ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی آئیڈیل پیس نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا کی بدلتی ہوئی ریالٹیز کا بھی اظہار ہے. وگرنہ اسرائیل کو 2 سال انہوں نے الاؤ کیا, تو اب کیوں نہیں الاؤ کر رہے ہیں؟ تو حماس کے جو ہیڈ ہیں خلیل الحیا, ان کی بڑی انپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اسی درمیان جاری ہوئی ہے. حماس آفیشل سیز کہ ٹرمپ اینڈ میڈیٹرز assured them that the war is over. امریکہ نے یہ گارنٹیز دی, اور جو میڈیٹرز ہیں قطر, ایجپٹ اور ٹرکی, انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وار از اوور. اب اسرائیل کو دوبارہ الاؤ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو امریکن گارنٹیز کی وہ بات کر رہے ہیں نا, اصل میں یہ جو علاقائی ملک ہیں ان کی گارنٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی امریکہ ان کو کہتا ہے کہ بھئی حماس کو کنونس کریں, تو حماس نے کوئی امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا, ان کے اوپر جو ٹرسٹ کیا ہے, اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بھئی یہ اب دوبارہ جنگ جب شروع نہیں ہوگی. تو اگر نہیں ہوگی تو اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو کیسے کرنا ہے, اور دوسرا یہ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ کتنی بڑی ڈیفیٹ ہے اسرائیل کے لیے, اور اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا اچیو کیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک دن بھی ایک خاموش اور سیز فائر پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ڈر ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, کیا ڈر ہے اس کو کہ وہ ایک دن بھی سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی انپورٹنٹ ہے کہ خود حماس کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیز ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی, اور اگر دوبارہ ہوگی تو پھر یہ ریجنل کنٹریز ان کے اوپر بیٹریل کا بھی الزام لگے گا. امیر قطر کا بڑا اہم سٹانس آیا ہے, انہوں نے کہا کہ اسرائیلز وار آن غزہ نتھنگ بٹ اے جینوسائیڈ, اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے سوائے جینوسائیڈ کے. تو یہ ایم بی ایس کو بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے. اردگان بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کو ہم ایک فریڈم فائٹر جماعت سمجھتے ہیں, ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں سمجھتے. تو انہوں نے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جینوسائیڈ ہے, اور انہوں نے کنڈیم کیا یہ جو اسرائیل کی کنٹینیوڈ وائلیشنز ہیں, اور انہوں نے جو شورا کاؤنسل ہے قطر کی, اس کا جو اوپننگ سیشن ہے اس کے ساتھ یہ خطاب کیا ہے, اور کہا کہ فلسطینیوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جینوسائیڈ کی. دیکھنا اصل بات تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو وہ کی جائے. سو ریسپانس ٹو اسرائیلز اٹیک آن قطر واز اسٹرانگ انف ٹو شاک دا پریپریٹرز. اب یورپی یونین کی جو کل ملاقات ہوئی ہے فارن منسٹرز کی, اور اس میں سینکشنز کی وہ ڈسکشن کرنے جا رہے تھے. یورپی یونین کے اوپر اس وقت شدید تنقید ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے سینکشنز لگانے سے انکار کر دیا ہے. یورپی یونین انڈر فائر فار فریزنگ اسرائیل سینکشنز امڈ غزہ ٹروس. Former European Union officials warn against retreat on accountability. European officials warn کہ یورپ جو ہے وہ اپنی credibility lose کر رہا ہے after freezing sanctions imposed on Israel, جبکہ سیز فائر کی وائلیشنز بھی جاری ہیں. یعنی یورپی یونین جو کہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا, اور ایکچولی یہ ان کو کوئی ہیومن رائٹس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ان پچھلی دہائیوں کے اندر جب وہ انہوں نے یہ سب سے بڑے دنیا میں ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے علم بردار جب وہ بن کر سامنے آئے, تو وہ ماسک جو ہے وہ ان کا اترا ہے. اصل میں نیچے کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف ایک ماسک پہنا ہوا تھا. وہ ماسک غزہ جنگ نے جب ان کا اتار کے پھینک دیا. ان کی ہسٹری تو دیکھیں, دنیا بھر میں پچھلے کئی 100 سال سے یہی تو کالونیز بنا رہے ہیں, اور یہ اسرائیل بھی تو انہی کی کالونی ہے. تو 2 سال میں ایک جینوسائیڈ کرنے والا ملک جس کو یونائٹڈ نیشن کے تمام اداروں نے کنفرم کیا کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس پر انہوں نے سینکشن لگانے سے انکار کر دیا. لیکن ایران پر سینکشن لگیں گی, رشیا پر لگیں گی, باقی نارتھ کوریا پر لگیں گی, کیوبا پر لگیں گی, وینزویلا پر لگیں گی, لیکن اسرائیل پر نہیں لگیں گی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا, اس دور میں جتنے برے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, تو یورپ نے اپنے آپ کو بیڈلی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے. اس لیے وہاں کے لوگ جب اپنی گورنمنٹس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, اب اس فیصلے پر شدید تنقید یورپ میں جاری ہے. بہرحال برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اور لیبنان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, وہ جو ہیں وہ حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ اور مڈل ایسٹ کا ایک ملک اور امریکہ اور اسرائیل ان کے دباؤ میں ہیں. لیکن آج انہوں نے اپنا سٹانس بدلا ہے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی ہے کہ یو ایس فیل ٹو پش اسرائیل انٹو سیز فار کمپلائنس. یعنی یہ حزب اللہ کے حق میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ حزب اللہ نے کوئی وائلیشن نہیں کی. اصل میں یہ امریکہ ہے جو اپنی کمٹمنٹ میں, اپنے وعدے میں ناکام ہوا ہے. اب دیکھیں انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر نبی بیری ہیں اور حزب اللہ ہے جو ایک پیج کے اوپر ہیں, ادھر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے جو امریکہ اور ان سب کے دباؤ کے اندر ہیں. آج وہ یہ اسٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں کہ نہیں, یہ امریکہ ہے جس نے سیز فائر کو اپنا عہد نہیں نبھایا. تو یہ امپورٹنٹ ہے.
सीरिया में ग्रेट गेम जारी है और सीरिया में जनाब अली यूएस री इन्फोर्सेज सीरिया बेसिस एज दमास्कस वेज मल्टीपल सिक्योरिटी डील्स। जब अल-शरा जो है वो मुख्तलिफ डील्स देख रहे हैं, मॉस्को में बात चल रही है आगे पीछे, तो अमेरिका ने अपनी फौज, लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट्स अपनी बेसिस पर मजीद भेज दिए। हालांकि आपको याद होगा कि अमेरिका सीरिया से विड्रॉ करने जा रहा था, अब उन्होंने मजीद फौजें भेज दी, तो सीरिया जो है ना वो मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज रिपोर्ट दी है वेनेजुएला के हवाले से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मार्को रूबियो जिस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, अमेरिका के दो सबसे अहम तरीन ओहदे एक बंदे के पास हैं, और ट्रंप के वो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रस्टी हैं, तो उनको ग्रीन लाइट दे दी है ट्रंप ने कि बस वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना है, जैसे भी करना है, जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करना है, जंग करनी है, व्हाटसोएवर, मुकम्मल फ्री हैंड मार्को रूबियो को दे दिया गया है और वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। मार्को रूबियो लीडिंग यूएस कैंपेन टू आउस्ट मडोरो थ्रू फोर्स एंड सैंक्शंस। सैंक्शन पार्ट ऑफ द वॉर होती हैं। मार्को रूबियो जो है वो एक मेजर एस्केलेशन को लीड कर रहे हैं। अ कैंपेन टू रिमूव द वेनेजुएला लीडर फ्रॉम पावर, वाइडर स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें सैंक्शंस हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जिसमें मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बढ़ाई जा रही है। भाई आपके दरवाजे के ऊपर फौजें आ जाएं तो ये भाई अमेरिका की फौजें आपके दरवाजे के ऊपर आकर बैठ गई हैं तो ऐलान जंग तो हो चुका है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर फोर्सेस हैं उनको भी तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तख्ता उलटवाने के लिए, फौज को ऑफर्स की जा रही होंगी कि मडोरो का तख्ता उलट दो, तो ये तो ऐलान जंग हो चुका है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्को रूबियो ये क्यूबन एक इमिग्रेंट है, उनके ये बेटे हैं, खुद भी ये इमिग्रेंट्स हैं। मार्को रूबियो क्यूबा के इमिग्रेंट्स के एक बेटे हैं और वो इस वक्त उसी लैटिन अमेरिका में और उसी कैरेबियन में जंगों को जो वो लीड कर रहे हैं, और उनको स्वीपिंग अथॉरिटी दे दी गई है ओवर यूएस पॉलिसी टुवर्ड लैटिन अमेरिका। पूरे लैटिन अमेरिका में जो भी डिसाइड करेंगे मार्को रूबियो जो वो करेंगे, एंड सेंड अ क्लियर सिग्नल टू मडोरो दैट ही कैन नो लॉन्गर रिमेन इन पावर। मडोरो जो है वो पावर में नहीं रह सकते हैं, ये अमेरिका का क्लियर एक धमकी चली गई है। रूबियोस कैरेबियन ऑफेंसिव, और ट्रंप ने रिपोर्टेडली बिल्कुल भरोसा किया है मार्को रूबियो के ऊपर और उनको सारे इख्तियारात दे दिए हैं, और निकोलस मडोरो जो है उनको नार्को टेररिस्ट जो है वो करार दे दिया गया है। और प्रेसिडेंट मडोरो ने यह कहा है कि लास्ट जो पोप फ्रांसिस थे उन्होंने जाती तौर पर उनको खबरदार किया था कि अमेरिका उनकी जान के दर पे है। मडोरो सेज लेट पोप फ्रांसिस वार्नड हिम ऑफ यूएस डेथ थ्रेट्स। 2016 में उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई थी और पर्सनली जो है वो पोप ने कहा था कि अमेरिका उनकी जान के दर पे है। तो वेनेजुएला में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं नेशनल डिफेंस एंड सोवरेनिटी के लिए। डिप्लॉयमेंट जो है वो अक्रॉस द कंट्री की जा रही है। वेनेजुएला कंटिन्यू टू सक्सेसफुली एडवांस ऑल द प्लान्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस सिस्टम। पूरे मुल्क में ये नेशनल डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी कैपेबिलिटीज हैं और हम डिफेंड करेंगे, लड़ेंगे, और इंडिपेंडेंस और ये सारी बातें उन्होंने की हैं। सो उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें कमजोर को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हम बहादुरी से और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। दो अप्रोचेस के ऊपर काम हो रहा है। एक ये कि एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की तैयारी हो रही है, लंबी जंग होगी अमेरिका से अगर फौजें उतरती हैं, और दूसरा यह है कि डिसाइसिव एक्शन जो फौरी तौर पर दिया जाएगा, एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा और एक लंबी रेजिस्टेंस, इन दोनों चीजों के ऊपर वेनेजुएला के अंदर काम हो रहा है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।